नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज। आपका दोस्त फिरोज मलिक एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर, एक खास मेहमान के साथ। आज के हमारे इस प्रोग्राम के खास मेहमान हैं पूर्व 38 मिलक विधानसभा के प्रत्याशी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी राधेश्याम राही जी, जो हमारे सेफनी के पेट्रोल पंप मालिक भी हैं और इसके अलावा एक पेट्रोल पंप और भी है। इनका परिचय उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी राही जी, जनता को आप अपना परिचय दें। सर्वप्रथम SKS बेग चैनल के परिवार को धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। चूँकि आपने मुझे इस लायक समझा है और ये सौभाग्य दिया है। रहा सवाल मेरे परिचय का, तो मैं किसी आम जनता के लिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम और सत श्री अकाल। जैसा कि आपने परिचय जानने की कोशिश की है, वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मुझे परिचय देने की ज़रूरत ना हो, चूँकि मैं जन्मा यहाँ हूँ, पला यहाँ हूँ, पढ़ा यहाँ हूँ। जी बिल्कुल। और अगर मैं बाहर भी पढ़ने गया तो सैफनी से मैंने कोई ताल्लुकात या वास्ता नहीं छोड़ा। तो मेरे साथियों, और रहा सवाल मोहब्बत सैफनी से, तो बहुत मोहब्बत है। चूँकि मेरा परिवार जो है, जिसमें मेरे बच्चे हैं केवल, वो मुरादाबाद रह कर के पढ़ते हैं। बाकी पति और पत्नी हम दोनों के दोनों यही रहते हैं। ये तो सेफनी की जाहिर बात है कि आपने सेफनी को बहुत मोहब्बत से देखा है और सेफनी की आवाम से आपको बहुत मोहब्बत है। सेफनी की आवाम भी आपसे उतनी मोहब्बत करती है और आप भी सेफनी की आवाम को उतनी मोहब्बत करते हैं। खैर, ये आपका एक संक्षिप्त परिचय हुआ और आपके परिचय की हालांकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे कुछ नौजवान जो बच्चे हैं, जो नौजवान तबका है, शायद उनमें से कोई नहीं जानता हो, इसलिए आपका परिचय कराया है। खैर, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका जो ये राजनीतिक सफर है, राजनीतिक कैरियर है, कहां से स्टार्ट हुआ और कितने कड़वे अनुभव आपने देखे हैं? जो आपने ये जानने की कोशिश की है या पूछ रहे हैं आप कि राजनीतिक कैरियर क्या है, भाई कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर नहीं रहा है। बिल्कुल। लेकिन इतना ज़रूर है, चूँकि पढ़ते पढ़ते भी हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे पॉलिटिक्स में और ग्रेजुएशन में पॉलिटिक्स सब्जेक्ट भी पढ़ा है। तो बाबा साहब के इतिहास को हमने काफ़ी पढ़ा है, या बाबा साहब के जीवन को, और समाज सुधारक हैं। जी जी जी, चाहे ज्योतिबा फूले हैं, जो सावित्रीबाई फूले हैं, नारायण गुरु हैं, इस तरीक़ा से तमाम ऋषिवर मुनिवर के चरित्र को पढ़ा। और पढ़ते हुए ख़ास तौर से हम इफेक्टिव जो हुए हैं या प्रभावित जो हुए हैं, वो बाबा साहब की चरित्र पढ़ करके हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो बाबा साहब ने अपने मिशन के दौर में एक बात बड़ा अजीब कही है, बहुत बेहतरीन कही है हर इंसान की तरक्की के लिए, कि नंबर 1 शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। तो बाबा साहब की ये जो बातें हैं, हमारे अब्बू ने हमें पढ़ाया। जी, आपके मस्तिष्क मटल पर ये चिन्हित हो गई जी। तो एक शब्द उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में ये कहा, जब ये संविधान बाबा साहब की जो बगल में थमा है और उंगली ऐसे जो करते हैं, जहाँ कहीं भी बाबा साहब की स्टैचू या प्रतिमा आप देखेंगे, तो ये जो उंगली जो है, ये इशारा ये करती है कि हे मेरे गरीब समाज के लोगों, आदिवासी, दलित और पिछड़े व मुस्लिम समाज के लोगों, आप हर हाल में सत्ता की चाबी पाने के लिए विधानसभा अथवा लोकसभा में जाइए, वहाँ आप लोकसभा में बैठिए। ये जो इशारे करे हैं बाबा साहब ने, ये बातें दिमाग में रही हैं। उसी के तहत हमने राजनीतिक कैरियर शुरू किया 2005 में। 2005 में? जी 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 2005 में हम निर्दलीय जिला पंचायत मेंबर बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब निर्दलीय जिला पंचायत मेंबर बने, तो हमें हर पार्टी के तरफ से जी हमें सूचित किया गया या बुलाया गया, लेकिन हमारे लिए कोई पार्टी अच्छी नहीं लगी, चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। हमें उस वक्त स्टार्ट में हमारे दिमाग ने गवाही दी कि
ये जो सपा है समाजवादी पार्टी जी, जिसमें अली जनाब मोहम्मद आजम खां फाउंडर मेंबर हैं, जी जी, क्यों ना उनके साथ रहा जाए ताकि एक मुख्यमंत्री की हैसियत की महान शख्सियत हमें मिल जाए, उनके चरणों में रहने मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तब हम अली जनाब मोहम्मद आजम खां साहब से मिले और हमने संपर्क में आए, उनके लिए उनके कहने से उनके सपा के प्रत्याशी को वोटिंग की जी। सम्मानित साथियों, फलस्वरूप अली जनाब ने हम पे मोहब्बत और भरोसा करते हुए जी हमें 2007 में सपा का प्रत्याशी भी बनाया जी। बिल्कुल। उसके बाद चंद षड्यंत्रकारियों ने, सपाइयों ने, जो शहर में ही रहते हैं रामपुर में, अच्छा, उन्होंने हमारे साथ षड्यंत्र करके सपा छुड़वा दी, जिसका हमें बहुत ही अफसोस रहा। सालों साल हमारी पत्नी तो 2-4 महीना हमसे बोली भी नहीं गुस्से में, और बच्चे भी नाराज था। बड़ा बेटा था होशियार उस वक्त, अखिलेश कुमार जिसका नाम है, जिसकी शादी हो चुकी है जी जी जी। तो 2012 में भाई बसपा से चुनाव लड़े, 3rd डिवीजन आई जी। सपा में 2007 में 2nd डिवीजन आई, यानी 2nd नंबर पे रह गए, और 2017 में फिर 3rd पे रह गए। चलिए, ये हमारा राजनीतिक कैरियर है। ये तो राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। राजनीतिक सफर एक तरह का ऐसा खड़ा होता है कि वहाँ 2 पैनमाल लड़ रहे हैं तो एक को तो चित होना ही है, विनर तो एक ही होना है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये भाग्य की बात भी है। जनता किसे पसंद करती है, किसे पसंद नहीं करती है, ये जनादेश होता है जी जी जी। और जनादेश का प्रत्येक नागरिक को सम्मान करना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बात। हमारा सवाल अब ये है अगला जी, कि आप मौजूदा में बसपा नेता हैं और पूर्व में भी बसपा नेता रहे हैं। समाजवादी जब आपने प्रत्याशी रहे, उसके बाद समाजवादी, जैसे कि आपने बताया, कुछ षड्यंत्रकारियों ने आपसे समाजवादी को छुड़वा दिया या छोड़ दी गई जी 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 जी। उसके बाद आप बसपा में शामिल हो गए जी, तब से आप बसपा में ही हैं जी जी, और बसपा के नेता कहलाते भी हैं जी 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 जी। तो अब ये बसपा के आप नेता हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हमारे नजदीक आ गए हैं जी जी। सुनने में ये आया था कि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं, ना सपा से, ना बसपा से, ना भाजपा से, किसी भी दल से नहीं, क्योंकि आपने जैसा कि अभी हमारे दर्शकों को बताया कि 3 बार चुनाव हम लड़ चुके हैं और तीनों बार असफलता का मजा चखा है जी। तो तीनों बार असफल होने के बाद में मेरे सुनने में ये आया है कि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। क्या ये बात सत्य है? जनता को बताएंगे। ये जो आप एंकर महोदय आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, जी जी, ऐसा है चूंकि मानव के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। 2019 में जी, जब लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ, उसके बाद अली जनाब मोहम्मद आजम खां साहब ने हमें अपने निवास पर बुलाया, बहुत अच्छा लगा हमें। नहीं जनाब, मेरा जो सवाल है जी जी, वो सिर्फ ये है, वो जो मेरा सवाल है वो आगे आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा सवाल ये है कि मेरे सुनने में ये आया है जी, मेरे खुद के सुनने में आया, कुछ लोगों ने भी सुना है कि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। फिर अब आप विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए आपने 3 चरणों में सम्मेलन भी किए हैं। गुजरेला में किया है, दलित संगठनों का, गुजरेला में भी मतलब आपने सम्मेलन किया है, मिलक में भी किया है, और हाल ही में कल सेफनी भी आपने सम्मेलन किया है, परसों आपने यहाँ भी सम्मेलन किया है। तो ये जो जब आपका चुनाव लड़ने की मंशा नहीं थी, तो ये सम्मेलन किस कारण किए जा रहे हैं? क्या आप चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे कुछ ज्यादातर बसपा के साथी जी जी, और ज़्यादातर जो हमसे दिली मोहब्बत करते हैं, चाहे वो सपा में हैं जी, चाहे किसी दूसरे दल में हैं, व्यक्तिगत जिनसे रिश्ते हैं, संबंध होते हैं, वो सब हमसे आके पूछते थे 1-1.5 साल पहले जी जी जी। और जब की बात है जब लॉकडाउन लग रहा था जी जी जी, पहला लॉकडाउन जो लगा था, पहला लॉकडाउन, चूंकि ऐसा वहाँ की स्थिति रही है जी इस लॉकडाउन पीरियड में कि हर आदमी ये सोचने को मजबूर था कि होगा क्या अब हिंदुस्तान का, होगा क्या हिंदुस्तान, चूंकि इतनी जल्दी इस देश के प्रधानमंत्री बहरूपिया ने जब लॉकडाउन लगाया तो ना तो किसी डॉक्टर से पूछा। हमारा सवाल प्रधानमंत्री पर नहीं है, हमारा चलिए मैं अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी जी। तो मैं थोड़ा सा हताश टाइप का रहा जी जी कि भाई इस हिंदुस्तान का होगा क्या जी। चलिए, अब मेरे दिमाग में ये थी कि अगर मैं
केवल इसी पार्टी से तो लोग कहेंगे लड़ने को तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, एक तो ये बात, दूसरे कुछ डाउट होता था चुनाव लड़ने पर। डाउट क्या होता था भाई, 3 चुनाव लड़ाऊं जी, बस्ती ने कभी संभल करके मेरा साथ नहीं दिया, या तो मुकामी बस्ती ने, मुकामी बस्ती ने जी, खास तौर से सेफनी ने जी, हो सकता है उनकी सोच में ये रहा हो कि ये कोई ना कोई कमी उनकी नजर में रही होगी। जबकि मैं ये मानता हूँ, मैंने राजनीति जब से अपनाई है या मैंने जिंदगी में अपना होश संभाला है, कसदन मैंने कभी किसी के साथ कोई भी मैंने ना तो किसी के कोई पैसा मारा, ना मैंने कभी कोई चोरी की, ना मैंने कभी कोई किसी तरीका का अनैतिक कार्य किया बिल्कुल जिससे मुझे बदनामी मिले। तो दिमाग में ये आ जाती थी कि यार पता नहीं जनता हमारे लिए क्यों लायक नहीं करती है। अब ये तो हताशा मन में आ जाती थी। ये तो जनता वैसे हमें मोहब्बत ज्यादा करती है, लेकिन दौरान चुनाव पता नहीं क्यों पार्टी बंदी में बढ़ जाती है, क्या है, तो अपनापन कम झलका। लेकिन जैसे ही चुनाव का दौर खत्म हुआ जी, लोगों ने आके कहा कि नहीं राय जी चुनाव लड़ाएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ाएंगे इस बार। बस्ती के लोगों ने कहा अच्छा। तो हम में जोश आ गया, मनोबल बढ़ गया जी। और उसी कड़ी में लोकसभा के चुनाव में जब आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने प्रत्याशी बनने से पहले हमसे हमें बुलाया, मेरा सवाल अगला अब ये है कि अब हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं जी, और कुछ लोगों से भी हम सुन रहे हैं, काफी चर्चाएं आपकी क्षेत्र में है, बस्ती में भी चर्चाएं हैं और विधानसभा में भी चर्चा है। 1-2 जगह हम घूमने भी गए हैं तो वहां भी हमने देखा है कि लोग आपको अब पसंद कर रहे हैं। तो अब पसंद करने की वजह यह है कि हमारे 38 मिलक विधानसभा पर मेरे हिसाब से 2 ही दल मजबूत रहेंगे जी। नाम मैं क्लियर नहीं करना चाहूंगा, जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे। 2 ही दल मजबूत रहेंगे जी। अब उसमें आपने कुछ अपने जाटव भाइयों की सभाएं की हैं और हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे है या और भी चीजें हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, उनके जरिए हमने महसूस किया कि बहुत भारी समर्थन आपको मिल रहा है जी। और वो लोग ये कह रहे हैं आपसे कि आप समाजवादी के प्रत्याशी बनकर आइए जी। वो लोग ये कह रहे हैं आप समाजवादी के प्रत्याशी बनकर आइए। तो और जबकि आप अभी समाजवादी के सदस्य भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप उसके बसपा के कार्यकर्ता के रूप में आज भी है वर्तमान में जी। और पहले भी कार्यकर्ता के रूप में मतलब थे, कोई जिम्मेदारी कोई पद रहा था आप पर जी। अभी भी कोई ना कोई होगा, नहीं पद कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये मेरा कि जब आप दूसरे दल में हैं तो समाजवादी पार्टी या सपा पार्टी आपको प्रत्याशी क्यों बनाएगी जब उसके पास में मौजूदा पहले से ही उनके अपने कार्यकर्ता हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, और एक नहीं बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे प्रत्याशी टिकट पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। तो आप कैसे मतलब अपने आप को अनुमानित कर सकते हैं कि हमें भी टिकट मिल जाएगा? आपकी ये कहां तक मतलब सोच बनती है, ये बताएं आप, थोड़ा ये क्लियर करें हमारे दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों के मन में एक उहापोह की स्थिति है कि भाई राही जी बसपा के कार्यकर्ता हैं। ये बात तो खैर आपकी ठीक है, लीगली तो बसपा के कार्यकर्ता हैं जी। लेकिन हमारे दिल में चूंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो बात आपने पीछे भी रोक दी मेरी जी, आप क्लियर कर दिया हैं, क्लियर करिए। तो आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने हमें बुलवाया, एक मेरा बीच का बेटा मेरे साथ गया। अभी जो लोकसभा चुनाव आजम खान साहब लोकसभा के मेंबर बने, एमपी चुनाव में, तो मेरे साथी एंकर साहब, उन्होंने जो है वो मोहब्बत दी, जबकि हम डरते गए। अच्छा क्योंकि पहले जो हादसा हमारे बीच हुआ गलतफहमियों की वजह से जी, हम सपा से अलग हो गए जी। तो हमें ये डर था कि अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब अभी तक उस चीज को उसी की वजह से ना बुला पाए हैं, और उसी की वजह से कहीं हमसे वो मोहब्बत ना हमें दें या मुंह मोड़ लें जी। लेकिन हम जब पास गए तो हमें बड़ा मोहब्बत दी जी। हम पुरानी जो हम में इतनी दूरी हुई 10-11 साल की जी, वो सब हम भूल गए। अच्छा। और बहुत ही मन प्रसन्न हुआ जी बाप बेटों का हमारा। तो तभी हमने ठान लिया था कि हमें सपा ज्वाइन करनी है। अच्छा, हमें बसपा में नहीं जाना है। लोकसभा चुनाव में। बहुत बढ़िया।
साथियों, मेरे भाई एंकर साहब, जी जी, उन्होंने हमें टाइम दिया था। अच्छा, लोकसभा सपा ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो सपा ज्वाइन करने का जो टाइम दिया था उस दौर में वो था बाई इलेक्शन, जो सीट उनसे खाली हुई, उपचुनाव एमएलए की उपचुनाव, जिसमें डॉक्टर तंजीन, माननीय डॉक्टर तंजीन फातिमा जी विधायक बनी है, उसमें मुझे ज्वाइनिंग करनी थी। मगर दुर्भाग्य था मेरा, मैं उस वक्त बेहद बीमार रहा, गंभीर, मुझे चिकनगुनिया हुई, टाइफाइड रहा और मेरा लीवर इफेक्ट हुआ उस दौर में, और फिर लास्ट में डेंगू हुआ। 2 महीने तक मैं या तो अस्पताल या फिर घर के बिस्तर पर रहा, बेड रेस्ट पर। हाँ, बेड रेस्ट पर। बल्कि चुनाव चल रहा था एमएलए का, तो मेरी एक फ़ोटो छाप दी थी आप जैसे भाई ने, हिंदुस्तान वाले ने जी, एंकर, उसने, संवाददाता ने जी जी, मैं लेटा था, मैं सैफनी आया था मुरादाबाद से, अपने घर से, थोड़ा सही था। तो इच्छा हुई कि सैफनी नहीं गया हूँ बहुत दिन से जी, अपने मादर वतन की, हाँ, अपने वतन के लिए की याद आई। तो साहब जब मैं लेटा था वो फ़ोटो छाप दी, तो अब्दुल्ला आजम खान जो विधायक हैं, जी जी, आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के शहजादे जी, उनके साथ एक अनवार हुसैन करके एक रहते हैं उनके हमदर्द साथी जी, उनकी टीम है काफ़ी लोगों की। तो उन्होंने अपना फ़ोन लगाया मुझे और मुझसे पूछा कि राही जी क्या आप बीमार हैं? मैंने कहा हाँ बीमार हूँ। कि लो आपसे अब्दुल्ला आजम साहब बात करना चाहते हैं जी। तो अब्दुल्ला आजम खान साहब ने उस दिन मेरी खैरियत के बारे में जाना, मेरी बीमारी के बारे में पूछा, स्वास्थ्य लाभ की कामना की अल्लाह से। तो मैंने उन्हें बताया भी था, मेरा हौसला था, मेरे दिल में थी ये वाकई मेरा बेटा कहते कहते वो अकेला नहीं आ पाया, चूँकि पढ़ता भी है। हाँ, अब उसका कोई मतलब नहीं था, जब तक मैं साथ नहीं होता तब तक पार्टी ज्वाइनिंग का उसका कोई मतलब नहीं था, उसका कोई औचित्य भी नहीं है ना, छात्र जीवन है उसका। तो वो मेरी ज्वाइनिंग टल गई। मैंने कहा अली जनाब अब्दुल्ला आजम साहब, मैं मेरे लिए ज्वाइनिंग करनी थी, अब ये टल गई, आगे चल के मैं ज्वाइनिंग कर लूँगा। मुसीबतों के कारण उसके बाद अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब पे आप सब जान रहे हो, पूरा वर्ल्ड जान रहा है, इस बेहुदा बेशर्म सरकार ने इतनी मुसीबतें दे दी, लगभग 102 केस उन पे लिख दिए। मेरे भाई क्या बकरी चुराएंगे आजम खान साहब? क्या रोटियों को दुखी दे? क्या मुर्गे चुराएंगे? क्या भैंसियाँ चुराएंगे? क्या किताबें चुराएंगे? तमाम मुकदमे लगा दिए। तो अब वो जब से अभी तक भैया मेरी वेंट ना हुई। मैंने बहुत प्रयास किया, सीतापुर गया 2 बार, शुरू में ही जब ही लॉकडाउन से पहले, तब मुलाकात ना हो पाई। अभी जून के महीने में मैं जब मेदांता में थे, मई जून में जी, तो मैं वहाँ लखनऊ गया। अच्छा, मेदांता में, हाँ, कहीं मुलाकात हो जाए, डॉक्टर साहब से निकाली जानकारी, इन्होंने आश्वासन दिया जी। मगर भैया 2 दिन हम कॉस्मोस होटल है बगल में जी, 1.5-2 किलोमीटर के फासले से, उसमें गए रहे, मगर दीदार ना हो सके। तो हमें ये उम्मीद है कि हम देर सवेर अली जनाब से कहीं ना कहीं से पूछताछ करा के अब हम इस महीने में सोच रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग हो जाए पार्टी की जी। और अगर हमें वो इस लायक समझेंगे अल्लाह के रहमो करम से जी, हम पे अपनी दया कृपा करेंगे जी, ईमानदारी से हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं। ये जो हमने ये दलित संगठनों के वो जो करे हैं सम्मेलन, या जिसमें हमको बुलाया गया, हमारे दलित संगठनों ने हमें चीफ गेस्ट बुलाया रखा है जी जी जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा अपने उद्घोषण में कि पहला गुजरेला में हुआ, बाद में मेलक में हुआ, फिर सैफनी में हुआ जी, 3 सम्मेलन आप हो चुके हैं। तो उसका ये मकसद है, हमने उनसे सलाह मशवरा लिया और वो कह रहे हैं, हमें उम्मीद भी थी, वो एक सुर से कह रहे हैं कि आप सपा से टिकट लाइए, हम आपको तहे दिल से विधायक देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे बीच में बहुत वक्त गुजारा है और अपने आर्थिक बर्बादी भी की है। ये उनके जहन में है शब्द। अच्छा। 3 बार हार गए, हमदर्दी उनकी है। दूसरा, जब हम सपा से जो हारे थे तो हम जाटवों में ज़्यादा कह भी नहीं पाए थे, इतनी समझ भी नहीं थी, अपने समाज को कलेक्ट नहीं कर पाए, समाज को संगठित नहीं कर पाए। हाँ, तो हमें ये उम्मीद है, इसलिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई, अली जनाब की कृपा दृष्टि हो जाएगी, दया कृपा, तो चुनाव लड़ लेंगे। और अगर उन्होंने हम पे दया दृष्टि नहीं की तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कोई तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? नहीं। मतलब आपका कहने का आशय ये है, प्रयास सपा में रहने का जरूर करेंगे। अच्छा, आपका कहने का आशय ये है कि पार्टी हाईकमान जी 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 जी
आली जनाब आजम खान साहब हों या टिकट की जिम्मेदारी जिस किसी पे भी हो, वो अगर आपका टिकट करते हैं तब भी समाजवादी के रहेंगे। जी 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 जी। और चुनाव लड़ेंगे। यदि अगर आपका टिकट नहीं होता है तो चुनाव किसी भी दल से नहीं लड़ेंगे। जी 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 जी। लेकिन पार्टी के सिपाही बन के रहेंगे। पक्का। दर्शकों, हमारे जो राय जी हैं उन्होंने अपने मन की बात रखी है। इसी क्रम में और उनसे हम आगे एक सवाल और करते हैं कि अब तक जैसा उन्होंने अपने उद्घोषण में बताया कि इनके समाज के लोग दलित संगठन बेहद मोहब्बत इनसे करते हैं, बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में। नहीं बताएं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जब से होश संभाला है, अंबेडकर युवक संघ और अंबेडकर के नाम से जितने भी संगठन हैं उन सबसे जी जी केवल सैफनी या तहसील शाहबाद और रामपुर नहीं, जी जी जी, यूपी के तमाम कोनों में हम जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो उन संगठनों के लोग जी जी आकर के यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, इस बार राय जी अगर सपा से टिकट ले आए तो आप लड़ाइए उनको। ये है गहराई। और ये जो मौजूदा जब विजय सिंह जी हैं जिनका नाम भी सुर्खियों में है, जी जी, अव्वल नंबर पे है लोगों की नजरों में। जी जी, अव्वल नंबर लोगों की नजरों में। मगर मैं ये मानता हूँ किसी भी पार्टी में कोई अभी अव्वल नंबर पे नहीं है, हारा हुआ है या पहले रहा हुआ। पार्टी की दया कृपा पे है अव्वल और सेकंड और थर्ड। राजनीतिक दल, मेरी सुन लीजिए जी जी, जब ये 2012 में एमएलए बने थे तब मोदी नाम का भूत नहीं था हिंदुस्तान में। उससे पहले बसपा और सपा उलट फेर करती थी। बसपा और सपा उलट फेर करती थी। ये बन गए, ताकत आ गई इनमें जी। और तब समाजवादी की सरकार आ गई संयोग से, सोने में सुहागा। जी जी। तो जाटक लोग जब इन पे जाते थे अपने काम के वास्ते, भाई चूंकि ये यहाँ एक सिस्टम है इंडिया में, जिसकी सरकार होती है उसी का प्रशासन सुनता है, उसी की बात कहो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस। तो हमारे पास आते थे, काम हम होता नहीं था, तो बेचारे मजबूरी में जाते थे, हमसे बात परामर्श करके उन्हें चले जाओ भैया अपना काम निकालो। हाँ भाई हैं जी। तो ये पता है इनका एटीट्यूड क्या होता था भाई विजय सिंह जी का? इनका एटीट्यूड ये होता था कि अरे जाटवो, तुम तो हाथी की पूंछ पे चढ़े हुए, तुमने मुझे वोट तो दिया नहीं है, मैं तुम्हारी काम कैसे करा दूंगा? तुमने उसको राई को वोट दिया, जाओ अपने काम रैया से कराओ सारे से। यानी मुझे रैया कहते थे बजाय राही के। तो लोगों के दिमाग में इसके खिलाफ नफरत है। बोले तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम सपा से लाओ टिकट, हम तुम्हारा साथ देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है अगर कहीं ताकत दिखाने की जरूरत पड़े, जनसंख्या बल, संख्या बल, तो हम आपके साथ चलेंगे, चाहे कितनी बस भरवाओ हमसे। नहीं, जहाँ तक मेरा कहना है, एक सवाल था मेरा, मैं थोड़ा सा बात रोक के आप ही कहना चाहता हूँ, क्या कोई भी प्रत्याशी है जी जीत जाता है? मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल आपसे ही है। जी जी जी। और ये मेरा खुद का जाति सवाल है, पर्सनल जी। अगर कोई हुक्मरान बन गया, कोई प्रतिनिधि बन गया, मिसाल के तौर पर आप विधायक बन जाते हैं, मैंने आपको वोट नहीं दिया खुल्लम खुल्ला, कल को मेरा कोई काम पड़ जाए तो क्या आप मुझे फटकारेंगे या आपका दायित्व बनता है कि आप मुझे भी प्रेम से गले लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये प्रकृति कहती है जी, ये मानवता कहती है कि जब आप किसी लायक बन जाओ, जी जी, यानी आप किसी को कुछ, आपके सहयोग से किसी की जिंदगी में कुछ चेंजिंग हो जाए जी, या जिसके बिगड़े हुए काम बन जाएं, चाहे आपको उसने वोट दिया है चाहे नहीं दिया है, आप सभी के प्रतिनिधि हैं, जी जी, आप सभी के एमएलए हैं। उसे एग्जाम्पल तौर जब कोई फलदायी पौधा होता है, जी, जैसे आम का ही ले लीजिए जी, उस पे वो जंगल में खड़ा है, जंगल में खड़ा है वो सपोज कीजिए आप ही का, आपके खेत में जी, उस पे जब फल आ गए तो वो बजाय सीधे जाने के वो झुक जाता है चारों तरफ के लिए, झुक जाता है। तो वही नेचर हर प्रतिनिधि का होना चाहिए, हर प्रजातंत्र के एमएलए, एमपी या ग्राम सभा मेंबर, ग्राम सभा प्रधान, जिला पंचायत मेंबर का होना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, सुनना उसकी भी चाहिए मेरे भाई जिसने वोट ना दिया है। मेरे मानना तो ये है राही जी कि मिसाल के तौर पर जो मेरा भी सवाल था कि यदि कोई जनप्रतिनिधि चुन जाता है जी, तो जो उसके अपने थे वो तो अपने हैं ही, जिन्होंने उसको चुना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिन्होंने नहीं चुना तो उन्होंने कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कमी देखी होगी। जी जी जी। तो क्यों ना हम अपने हुस्न अखलाक से उसे अपना भी बना ले कि आगे वाले चुनाव में वो भी हमारे साथ। बिल्कुल, ये भावना बहुत बेहतर है आपकी। आप जो कह रहे हैं ये बहुत सुंदर शब्द कह रहे हैं आप। तो मेरा तो कहना यही रहेगा जी जी, कि जो हम जीते जी
तो जिन्होंने हमारे जिताया वो तो हमारे अपने हैं। जी जी। जिन्होंने नहीं जिताया उन्हें भी हम अपना बनाने की कोशिश करें। जी 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 जी। भाई हो सकता है कि हमें वो कमी ना दिखाई दी हो अपने अंदर। जी 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 जी। हमारे लोगों को कमी दिखाई नहीं दी हो, उन्हें वो कमी दिखाई दी हो, उनसे वो कमी पूछ करके उस कमी को दूर करके उन्हें भी अपना बना लें। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब चलिए, अब हम आगे आपसे अंतिम प्रश्न हमारा रहेगा जी। यदि आपको समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है जी, फिर आप चुनाव लड़ते हैं जी, अल्लाह ने चाहा आप जीत जाते हैं जी जी जी, तो आपके मन में जनता के प्रति ऐसा मतलब क्या क्या है जो जनता के प्रति आप करेंगे, जो जनता आपको सराहे या जनता आपकी हो जाए? क्या मतलब आपके मस्तिष्क में फ्यूचर प्लान है या भविष्य के प्लान है? आपने क्या कमी देखी है? क्योंकि लगभग आप 3 बार जब चुनाव लड़ चुके हैं तो पूरे 38 मिलक विधानसभा के एक एक गांव से आप परिचित हैं। हर गांव की वहां की आर्थिक दशा, वहां की शैक्षिक दशा, वहां की रोजगार की दर आप बखूबी जानते हैं। तो ऐसे गांव के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए आपके मन में क्या क्या भावी प्लान है? ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। देखिए एंकर महोदय, ये जो प्रश्न है आपका, आपको ये पता होना चाहिए हमारा जनपद रामपुर जी जी बहुत पिछड़ा है। चूँकि यहाँ जोंक की तरह हमारे नवाब लोगों ने इस जिले को चूस रखा है। यहाँ गरीबी बहुत है अपेक्षाकृत दूसरे जिलों की। लिटरेसी भी कमी है। अब अरे नहीं, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। जी जी। और साथ ही यहाँ कोई स्कूल कॉलेज बड़े नहीं थे, 2-4 छोटे छोटे प्राइमरी सेक्शन के जूनियर हाई स्कूल थे, एक आध हाई स्कूल था जी। चूँकि ये जितने नवाब लोग और राजे महाराजे हुए हैं, इनकी सोच रही कि जनता को अनपढ़ रखो ताकि ये पढ़ लिख करके कहीं हमसे अधिकारों की बात ना करने लगे। अधिकारों की बात ना करें। तो जनता इलिटरेट बहुत है, अनपढ़ बहुत है यहाँ। हाँ, अनपढ़ बहुत है ना। तो अब जनता अनपढ़ होने की वजह से अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाई, और हमारा ये जो रामपुर है वो फिर दौरानी पड़ रही है, वही नवाब लोगों की वजह से गरीब रहा। मेरा जो सवाल है वो गरीब रहा, मेरी सुन लीजिए। जी जी जी। ये जनपद रामपुर में सबसे पिछड़ी हुई तहसील शाहबाद है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में लगी हुई मिलक भी लगभग इस जैसी है। इस जैसी है मिलक। तो अभी तक यहाँ जो एमएलए रहे, जैसे शुरुआत जब हुई है शायद 52 से हुई है, 1952 में प्रथम चुनाव हुआ। तो यहाँ पहले जो एमएलए हुए वो बलदेव सिंह आर्या रहे थे, जो पौड़ी गढ़वाल को बिलोंग करते थे जी। दोबारा वो फिर रहे एमएलए। और तो हमारे क्षेत्र की विशेषता रही है कि इन्होंने तो बाहर वालों को ही नवाजा है। अब के आगे एक ये विशेषता रही है इस क्षेत्र की, शाहबाद की, कि यहाँ ज्यादातर बाहर के एमएलए यहाँ काबिज रहे हैं। चाहे वो बलदेव सिंह आर्या जी रहे हों, चाहे वो हमारे क्या कहना चाहिए जागन सिंह विधायक जी रहे हों, इनके विजय सिंह के अब्बा। जी जी। अब विजय सिंह भी उसी में है और राजवाला भी उसी में है। राजवाला तो इसी की है। अरे नहीं, दिखाने को वो वोटर बन गई वहाँ, बाकी तो वो रामपुर में रह रहे हैं यार एक जमाने से उनके हस्बैंड साहब। तो ये 4 बार यहाँ बंशीधर जी जरूर रहे विधायक। अच्छा। अब रहा सवाल परमानंद दंडी भी इस जिले के रहने वाले नहीं थे। अच्छा। उनके संपर्क में थे बंशीधर जी के, उन्होंने यहाँ संस्था कुलवादी सहयोग करके मंगोली में, हाँ मंगोली में, तो वो विधायक बन गए। तो हमारा क्षेत्र ये छूता है बहुत, शाहबाद में खासतौर से अपना क्षेत्र सैफनी क्षेत्र। तो इसमें इस लायक अगर हमारी जनता बनाती है हमारे लिए जी, तो हम पढ़े लिखे भी हैं, जैसा कि आपने पीछे खुद कहा कि आप एक इंटर कॉलेज में फला में जी धपक रहे हैं। मुझे वो कॉलेज का नाम सही है विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। जी जी, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नाम है जी। और हम वहाँ टीचर रहे थे LT ग्रेड में। तभी उसी दौर में इस पेट्रोल पंप का हमें लाइसेंस मिल गया। हमने सोचा कि इस मास्टरी में कहाँ किसी के साथ जुड़ पाएंगे, जनता की खिदमत कर पाएंगे। जी, बाबा साहब के अनुयायी थे। हमने पड़ाक से वो छोड़ दी नौकरी मास्टरी की, और ये पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल गया। इसी के तहत तब भैया ये अगर पेट्रोल पंप ना मिलता तो शायद हम कहीं इस जनता के सामने एज ए प्रत्याशी कभी नहीं बन पाते। चूँकि बाबा साहब ने असीम कृपा की है आदिवासी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लोगों के साथ और पिछड़ों के ये जो आरक्षण की व्यवस्था कर दी है, उसी की बदौलत। जी जी भाई अल्लाह का या भगवान का
तो महर वो है ही, वो तो है कृपा दृष्टि। लेकिन साथ में यहाँ जो आधुनिक हमारे समाज के लोग या पढ़े लिखे लोग बाबा साहब को आधुनिक भगवान की संज्ञा भी देते हैं, उन्हीं की वजह से हम प्रत्याशी बन गए। एक चीज और भी है, थोड़ा सा इतिहास, तो हमारे अंदर बहुत कुछ सोच है कि अगर हम एमएलए बन गए तो अगर कलेजे में कुछ दे करके भी जनता का भला हो गया तो मेरे भाई हम जनता का भला करेंगे। दाल रोटी के लिए हिसाब से बाबा साहब की कृपा से और कुदरत की कृपा से हमारी व्यवस्था है। 2 पेट्रोल पंप चला रहे हैं, तीसरे की तैयारी है शाहबाद में। अल्लाह ने अगर रहमो करम रखा, हमारे ऋषभ कुमार राही के नाम से तीसरा भी हो जाएगा, तीसरा सैंक्शन हो गया है। अब उसकी प्रक्रिया चल रही है, कब साकार रूप ले ये अल्लाह जाने। हमारा काम कोशिश करने का है। बिल्कुल। तो कभी कभार चलते चलते आदमी लुढ़क भी जाता है, कुछ पता नहीं भाई क्या होगा। ये तो है, लेकिन उम्मीद है, अल्लाह पे भरोसा है, जी जी, वक्त पे भरोसा है। तो हमें ये मत समझना कि हम अपना जीवन यापन करने के लिए जी या जिंदगी का चलाने के लिए हम राजनीति में आए हैं, बहुत बढ़िया, या एमएलए बनेंगे, जी। ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम तो जनता की खिदमत करने के लिए एमएलए का एक हथियार लेना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में। बहुत बढ़िया। वाकई आपकी जो सोच है जनता के प्रति बहुत बेहतरीन और अच्छी सोच है कि अल्लाह ने आपको हर चीज से नवाजा है। दौलत की आपके कहे अनुसार भूख नहीं है, दौलत की जरूरत नहीं है। यदि जनता आपको ताकत की जरूरत है, केवल जनता के ताकत की जरूरत है, जनता आपको अगर ताकत दे तो आप जनता की समस्याओं को खत्म करें। बात ये आपका मेन उद्देश्य है। यही बात है। अच्छा राय जी, मैं एक और कहना चाहूंगा कि हमारे विधानसभा जो 38 मिलक है, तो हमने इतिहास में पढ़ा भी है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संसद तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था। संक्षेप में बता रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। संसद तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था, बल्कि कुछ राजनेताओं ने ये कहा था कि हम तुम्हें संसद तक पहुंचने ही नहीं देंगे। जी 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 जी। तब कुछ नेताओं ने, खास करके मुस्लिम नेताओं ने बंगाल से एक एमपी साहब ने त्याग पत्र दिया था। एमपी साहब ने त्याग पत्र देके इनको चुनाव लड़वा करके। अब मैं बता देता हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा। नहीं चलिए बताइए। एंकर महोदय जी, लोग वो संविधान संरचना के लिए संविधान सभा या कमेटी बनाई गई थी, उसमें इन्होंने संघी लोगों ने, अच्छा, चाहे वो कांग्रेसी हो, ये भी संघी है भाई, जवाहरलाल नेहरू का परिवार सब नहीं तो संघी है। संघ किसकी है? इन्हीं की देन है बस। तो इन्होंने जो है ये प्रण किया, इनकी टीम में वो भी थे, वो जान नहीं पाए कि हमें ये संघी लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं। यानी पटेल साहब ने भी इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जी, इन्होंने ये कहा, एक नियम बना दिया संसद में कि इस हिंदुस्तान का संविधान लिखने के लिए वो आदमी मेंबर बनेगा या संविधान सभा में वो शामिल हो सकता है जो कम से कम इंडिया का किसी भी कोने का चुना हुआ प्रतिनिधि हो, यानी एमपी हो, लोकसभा का मेंबर हो। हाँ, तब वो खेरला करके कोई लोकसभा सीट थी, मैं नाम भी भूल गया, मुझे याद था, अभी आ नहीं रहा है। एक मुस्लिम लीग से शायद एमपी थे, वो बंगाल से थे। हाँ, बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से जी। तब उन्होंने त्याग पत्र दिया और वो एक थे हजरत नोमानी साहब। हाँ, वो बहुत लाइक करते थे इनको। अच्छा, उन्होंने ये सब तैयारी कराई, उन एमपी साहब से त्याग पत्र दिलवाया, तब वहां से चुने गए थे ये जी। और संयोग से नहीं कलकत्ता नहीं था, पश्चिम बंगाल ही था। उस क्षेत्र को फिर इन जालिमों ने क्या किया, जो हमारा वो पश्चिम बंगाल से बराबर में बांग्लादेश है, उस हिस्से को वहां दे दिया। क्या अब हमने अंबेडकर को विधानसभा नहीं सॉरी लोकसभा, अरे मारे गए, गलत बोल रहे हैं हम, माफी चाहेंगे। ये जो संविधान सभा है उसमें जाने के लिए केवल गेट बंद नहीं किए, अब हमने खिड़की भी बंद कर दी। भारत में होना अनिवार्य है। हाँ, फिर मुस्लिम भाइयों ने साथ दिया तो दूसरी जगह से आप एमपी बने, तब वहां गए। ये है। नहीं, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा अभी अपने उद्घोषण में बताया कि सपा और बसपा ही आपस में अटकनी पटकनी मारती रहती है, तो उत्तर प्रदेश में हमेशा निर्णायक भूमिका में मुस्लिम मतदाता रहता है। जी जी जी। मुस्लिम मतदाता जब कभी भी बहन जी की तरफ जाता है तो बहन जी सीएम बन जाती थी। जी जी जी। मुस्लिम मतदाता जब कभी साइकिल की तरफ जाता था तो हमारे दद्दा मुलायम सिंह यादव जी सीएम बन जाते थे। जी जी जी। लेकिन इस बार दलित और मुस्लिम और यादव समाज जितने भी समाज थे वो वहां दोनों जगह से हटे, जिसकी वजह से भाजपा की सरकार बनी। हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो एक सालों पुरानी परंपरा थी कि दलित मुस्लिम निर्णायक स्थिति में होता है वो टूट गई। लेकिन जब जब दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या संपूर्ण भारत का हो, तो वो तख्ता पलट देता है। आपकी नजर में क्या संभावना है इस बार दलित मुस्लिम गठजोड़ बनने की, क्या संभावना है? देखिए ऐसा है, जो पढ़ा लिखा दलित है और ख़ास तौर से जाटव समाज, जी जी, उसके दिमाग में तो काफ़ी कुछ चेंजिंग है। अच्छा जी। और साथ ही इस दलित समाज से जन्मे दूसरे जो चंद्रशेखर रावण जी हैं, उन्होंने कोई आज़ाद समाज पार्टी जो बना रखी है, जी जी, उसके अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के जनक, वो जनक भी वही हैं। जी जी। तो हमें कई अंदर खाने पता लग रहा है कि उनका भी अलायंस अखिलेश साहब से हो रहा है। काश अखिलेश साहब और चंद्रशेखर का अलायंस हो गया तो पूरी यूपी में बहन जी को छोड़ करके लगभग 80% जाटव चला जाएगा। ये सही बता रहा हूं मैं बात। हालात तो यही लग रहा है। हालात यही हैं। हालात तो यही लग रहा है। मगर कहीं कहीं प्रत्याशी के निर्भर करेगा। हाँ, निर्भर करेगा। ये निर्भर करेगा कि कोई प्रत्याशी कैसा है। अब ये हमारा बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, हालांकि वो हमारा अंतिम प्रश्न था, लेकिन बातों बातों में बातें निकल आई। जी जी जी। कार्यक्रम लंबा खिंच गया, दर्शकों माफी चाहते हैं। तो अब अंतिम प्रश्न मेरा यही रहेगा। मैं तो एक शब्द माफी के साथ आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी। मैं रियली दिल से कह रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है मेरी। काश मैं सपा से जुड़ गया जी। मुझे इस लायक आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने समझा और ऊपर बैठे मुखियाओं ने समझा। जी जी जी। लखनऊ में बैठे, चाहे वो अखिलेश जी हो चाहे मुलायम सिंह जी 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 जी। अपने जिले की तो मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे मंचों पे 2-2 4-4 मिनट कहीं दे दिए जी बोलने के जी जनसभाओं में, तो मैं हर सीट पर 4-6 हजार जाटवों को अपने बूते सपा से जोड़ दूंगा और अपने यहाँ तो 70-80% जाटव मैं ले ही लूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए, जहां जनता का साथ होता है, जी जी जी, नेता की जो परिभाषा है वो है नेतृत्व करना। जी, नेतृत्व करना। जनता अपने नेतृत्व की कमान किसी दूसरे को दे देती है कि भी लीजिए आप हमारा नेतृत्व कीजिए। जी। तो नेता वही है जो जनता का नेतृत्व कर सके, और सही मायनों में जनता का नेतृत्व वो इंसान कर सकता है जो जनता की सारी परेशानियों को जानता हो। जनता इस तरह की होती है, बिल्कुल गूंगी। मेरे हिसाब से जनता क्या होती है? बिल्कुल गूंगी। बोलने वाली भी बहुत होती है लेकिन गूंगी भी होती है। संकोच की वजह से अपनी जरूरतों को वो कह नहीं पाती। हाँ। संकोच की वजह से अपनी जरूरतों को नहीं कह पाती। तो उसका नेता ऐसा हो कि जनता की जरूरतें, कहाँ स्कूल की आवश्यकता है, कहाँ अस्पताल की आवश्यकता है, कहाँ बिजली कम आ रही है, कहाँ पानी की आवश्यकता है, क्योंकि जनता को आधारभूत आवश्यकता है। जनता सरकार से या अपने किसी नेता से खाने के लिए रोटी नहीं मांग रही, जी 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 जी, पहनने के लिए सोने के कड़े नहीं मांग रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, सम्मान और बेहतर सुविधाएं। जो व्यक्ति जनता के एक एक नागरिक को सम्मान और सुविधाएं देगा, जनता उसे अपना नायक मानती है। तो मेरा अंतिम सवाल जो था वो ये था कि ये जो अब विधानसभा चुनाव होंगे जी, मिसाल के तौर पर आप प्रत्याशी नहीं बनते जी, तब जाटव समाज किसके साथ है? देखिए, आपके एक वो कौन से नाम है, चैनल है उनका, राशिद मलिक जिसके मालिक हैं, जी जी जी, उन्होंने, और एक और कोई चैनल है, वो बाहर के व्यक्ति हैं, बिलारी के, वो चलाते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ उनकी वो प्रिंट की उसकी दुकान है, प्रिंट टाइप का कहते हैं, प्रेस टाइप की। अच्छा अच्छा। सैफनी में। अच्छा। वो गए थे बंटी? नहीं, जो भी है वो जेपी करके हैं। अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ गए थे, मिलक भी गए थे, और ये क्या कहना चाहिए इस पे, हमला रोड पे गुजरेला।
तो वहाँ जो पदाधिकारी हैं जाटव महासभा के, विधानसभा लेवल के, जी जी, और एक आध जिले के भी थे जी, उनसे खुद पूछा कि फिर आपका फैसला क्या होगा, काश राही साहब को टिकट नहीं हुआ था। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ ने तो ये कहा कि भाई हम बसपा में ही पड़े रहेंगे। अच्छा। क्योंकि वो आदमी इस लायक नहीं है और उसका विरोध मुस्लिम समाज में भी है विजय का, और यादवों में भी है काफी विरोध। जी जी जी, तो वो हारेगा, लिहाजा हम क्यों जाए, इससे तो अपनी बहन मायावती की परसेंटेज बढ़ा देंगे। जब डूबते हुए जहाज में तो अपनी जहाज, हाँ, डूबते हुए जहाज में क्यों बैठेंगे। और कुछ नहीं, ये कहा कि फिर भाजपा से जीतेगा, भाजपा के आदमी के साथ चले जाएंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने करी। वैसे हमने समझाने की कोशिश की, बोले नहीं राही साहब, अच्छा, आप अपने लिए हमसे कुछ भी करवाइए, बाकी दूसरे को हम क्या करेंगे, ये हम क्यों ज्यादा अभी से तुम आपके पछड़े में पड़े। तो ये हो सकता है कि मतलब फिर वोट का बिखराव होना, बिखराव हो सकता है, बिखराव होना तय। नहीं तो बिखराव होने की स्थिति में तो फिर सभी जानते हैं क्या होगा। नहीं, कोशिश तो हम ये करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग रुक जाएं, चाहे वो हमारे अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब या अखिलेश जी, इसको भी प्रत्याशी बना दें, चाहे विजय भाई को बनाए, चाहे विजय भाई को बनाए, चाहे दूसरे किसी भाई को बनाए जिसको मतलब जनता नहीं जानती है। जी जी जी, जनता सिर्फ दो को जानती है जी, या तो विजय सिंह साहब को जानती है जी, या राधेश्याम राही को जानती है, तीसरे को किसी को नहीं जानती सपा के तौर पे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपका कहने का मतलब ये है कि उस हालत में आप अपने समाज के लोगों को, जी, चाहे कोई भी कैंडिडेट बनाए पार्टी, जी, 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 पार्टी के साथ है, समाज के लोगों के साथ में जितने ज्यादा से ज्यादा आप जोड़ सकते हैं, मतलब पार्टी की प्रति वफादारी रहेगी। हाँ, हमारी वफादारी रहेगी पूर्णतया। उसके एक नजीर बता देता हूँ जी। और कभी आप आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब सौभाग्य से हम लोगों के, जनता की, रामपुर की जनता के लिए जी, खुशी के लिए जैसे ही बाहर आए, और आप लोगों को, चूंकि आप एंकर हैं, आप चैनल से जुड़े हैं, आप कभी पूछ लेना कि हम जब जुड़े थे तो बहुत लोगों ने बातें की थी कि शर्त रखी होगी, राही ने शर्त रखी होगी, ये रखा है वो रखा है। जब हम निर्दलीय जिला पंचायत मेंबर बन के गए जी, तो हमने कह दिया अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब से, मैंने कहा साहब हम तो आपके चरणों में रहना चाहते हैं जी, 24 घंटे आपका आशीर्वाद चाहिए, हमारी शर्त कुछ नहीं है जी जी। तो इन्हीं बातों पे अब हमने लोकसभा में भी कह दिया, और अभी भी जब ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा तो हमारी शर्त कोई नहीं होगी, जिसको भी हमें जो भी जिम्मेदारी देंगे लड़वाने की या कुछ कराने की या लड़ने की, जी जी, तो हम जिम्मेदारी बाखूबी निभाएंगे, कोई कंडीशन हमारी नहीं है मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया राही जी आपका कि आप हमारे इस SKS वेब न्यूज के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर आए और हमारे साथ अपनी मन की बात साझा की। और इसी के साथ हमारा ये आज का प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। ये तो जनता और पार्टी के हाई कमान तय करेंगी कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पार्टी कोई भी सही, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, या आपकी कांग्रेस हो, या आप हो, कोई भी दल हो, पार्टी ये तो चाहती है कि मेरा कैंडिडेट जीते, लेकिन कभी पार्टी ये नहीं चाहती कि मेरे जो सपोर्टर हैं, मेरे जो वोटर हैं, हमें चाहने वाले जो लोग हैं, वो किस कैंडिडेट को पसंद करती हैं। तो मैं सभी पार्टी के हाई आला कमानों से ये अनुरोध करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वे कम से कम एक बार जमीनी स्तर पर अपने अपने क्षेत्र के वोटर से, वहां के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके ये जरूर साधें कि आपकी पार्टी से किस कैंडिडेट को लोग पसंद करते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राही जी आपका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आपका दोस्त फिरोज मलिक। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।